Hello students, our today's topic is effects of refraction on depth of tank and on sunset or sunrise. In this lecture we will learn that how due to refraction we feel there is change in depth of a tank, and due to refraction there is a change in time of actual sunrise and actual sunset. Okay, now let's start with the topic. Now we will see an activity to show how the depth of the tank will appear to change whenever there is change in angle of incidence. बेटा यहाँ पे अब हमने क्या लिया, एक टैंक लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्पल जो दिख रहा है आप लोगों को, हमने ये क्या ले लिया, एक कॉइन ले लिया, ठीक है। अब कॉइन की पोजीशन, ये कॉइन की पोजीशन हमें कहाँ अपीयर होगी, वैसे तो कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वो डेप्थ पे पड़ा है तो डेप्थ पे ही अपीयर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से एंगल बिल्कुल नॉर्मल आ रही है लाइट, इसको कौन से इंसिडेंस बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लग रहा है आप लोगों को, कितना है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0. सो whenever the angle of incidence is 0, it is called normal incidence. When the angle of incidence is 0, angle of refraction will be 0. So there will be no bending of light and light will travel straight. Okay, तो जहां पे भी ये ऑब्जेक्ट होगा, जहां पे भी पड़ा है वो डेप्थ पे, जिस भी डेप्थ पे है टैंक में, हमें वो वहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। तो उसकी जो भी एक्चुअल डेप्थ है वही यहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है। अब हम ऐसी ही एक और एक्टिविटी देखते हैं जहां पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस कॉइन को, वो किसी एंगल पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कॉइन से जो लाइट यहाँ पे आ रही है किसी एंगल पे जा रही है, देखो ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहा है। तो जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगी लाइट, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे जब ये इसकी आंखों तक पहुंचेगी तो यहाँ पे कुछ बेंडिंग हुई होगी, पर हमारी आंखें हमेशा लाइट को कहाँ से परसीव करती हैं बेटा, कहाँ पे उसकी इमेज बनाती है, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे इमेज बनाती है। तो पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है। तो हमें ऑब्जेक्ट लाइट आती कहाँ से दिखेगी, ये देखो यहाँ से जो डॉटर लग रही है, हमें हमें यहाँ से लाइट आती दिखेगी। तो इस कॉइन की इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, वो कहाँ पे बन रही है, पोजीशन आई पे। तो जो एक्चुअल पोजीशन थी वो थी ओ, लेकिन यहाँ पे एक इमेज बन रही है आई, जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि वहां पे एक्चुअली तो कुछ है नहीं। तो हमें ये कॉइन की जो डेप्थ थी वो क्या लग रही है, अलग लग रही है, जो एक्चुअली होनी चाहिए थी, ठीक है। ये किसके कारण हुई बेटा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन देयर इज चेंज इन एक्चुअल डेप्थ ऑफ द टैंक। तो अब हम इसी को डराइव करके दिखाएंगे कि कैसे, कितनी वैल्यू उसकी चेंज होगी। तो यहाँ पे रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ले ली, ओ पोजीशन पे ले लिया कि कॉइन है, यहाँ से अगर नॉर्मल इंसिडेंस होएगी तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक और रे ले ली, ओ से बी तरफ की तरफ जा रही है, कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, आई पे, तो यहाँ पे डेंसर टू रेयरर में जाते हुए इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर सी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अगर हम यहाँ पे एक आई रख दें, तो हमें इस कॉइन की इमेज कहाँ से आती हुई दिखेगी, हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। हमेशा ये याद रखो बेटा कि कभी भी लाइट हमें बेंड हुई परसीव नहीं होती, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल कहाँ से बनती है, जब स्ट्रेट दिख रही हो हमें वो रे, क्लियर। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, आई पे बनेगी। रियल डेप्थ कितनी थी, ये ए ओ बोल सकते हैं, ये रियल डेप्थ थी, और ए आई की होगी बेटा अपैरेंट डेप्थ, जो हमें अपीयर हो रही है वो डेप्थ, ठीक है। किस कारण वो अपीयर हो रही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन।
तो ए वाटर टैंक अपीयर शैलोअर, दैट इज शैलोअर का मतलब क्या है, लेस डीप, जो जितना वो डेप्थ है उसकी उससे वो कम डीप लग रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने ओ क्या ले लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। व्हाट इज ओ ए, इट इज द एक्चुअल डेप्थ। आई ए क्या है, इट इज अपैरेंट डेप्थ। एंगल ए ओ बी, कौन सा बन रहा है यहाँ पे एंगल, एंगल ए ओ बी, इट इज इक्वल टू आई। क्यों आई होगा बेटा, ये देखो एन एन डैश और ये ए डैश ओ, ये दोनों क्या लाइंस है, पैरेलल लाइन, और ये दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। और एक एंगल ए आई बी, ए आई बी कहाँ है, ए आई बी, दिस इज इक्वल्स टू आर, एंड एंगल एन बी सी ऑल्सो इक्वल्स टू आर। ये दोनों कौन से एंगल्स हैं बेटा, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी दोनों आर के इक्वल है और ये दोनों आई के इक्वल है। अब हमने ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल में हमने क्या वैल्यू ले ली, साइन आई की। साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, ये ओ बी। इसी तरह हमने एक और ट्रायंगल ले ली, आई ए बी। इसमें साइन आर किसके इक्वल है, ए बी ओवर आई बी। हमें दो वैल्यूज आ गई, साइन आई की और साइन आर की। सोचो हमने साइन आई और साइन आर क्यों लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। जब भी रिफ्रैक्शन होती है तो हम स्नेल्स लॉ जरूर यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन। तो लाइट कहां से कहां तक जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या ले लिया हमने, म्यू डब्ल्यू, और यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है बेटा, आई। तो इस साइड आ जाएगा म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई, और इस साइड क्या है, एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू ए, और उस साइड एंगल कितना बन रहा है, आर, तो आ गया हमारे पास साइन आर। अब इसकी रेशो कैसे लिख ली हमने, म्यू डब्ल्यू ओवर म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। इसको हमने पहले भी बात की थी, कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। साइन आर और साइन आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, ए बी कैंसल, और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ओ बी ओवर आई बी। व्हेन द एंगल्स आर स्मॉल, अगर ये लेके चलें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो बी इज क्लोजर टू ए, तो बी क्या होगा, बिल्कुल ए के क्लोज होगा। अगर क्लोज है तो ओ बी को, जो ये लेंथ है ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए, और आई बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए। तो वैल्यू हमारे पास आ गई ओ ए ओवर आई ए। ओ ए क्या थी, रियल डेप्थ, एंड आई ए इज द अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, रियल डेप्थ ओवर अपैरेंट डेप्थ, या इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स ओवर वाई। अगर रियल डेप्थ को हम एक्स मान लें और अपैरेंट डेप्थ को हम वाई मान लें, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट। यहाँ पे बेटा हमने डायग्राम ले ली अर्थ और उसके एटमॉस्फेरिक लेयर्स की। ए एंड ए डैश आर दी एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ओके। दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजन। जब सन बिलो द हॉरिजन होगा तो हमें विजिबल नहीं होगा। व्हेन द सन इज अबव द हॉरिजन इट विल बी विजिबल टू अस, ठीक है। कोई भी अगर ऑब्जर्वर देख रहा है सन को, यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजेस विद द हाइट। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जा रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी या मीडियम इज लेस डेंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सन से हमारे पास क्या आ रही है, एक रे ट्रेवल करके आ रही है। रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वैक्यूम टू आवर एटमॉस्फेरिक लेयर्स।
वैक्यूम से जब लेयर्स में आ रही है तो किस मीडियम से किस में जा रही है? इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब देखो किस लेयर से किस में जा रही है? ए डैश टू ए लेयर में जा रही है। ए डैश इज रेयरर एंड ए इज डेंसर, आपस में दोनों रेयरर और डेंसर की में होंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज विद द हाइट ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजेस। तो अब फिर से क्या होगी? बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर इस पॉइंट पे जहां पे रे पहुंची है वहां पे कोई ऑब्जर्वर है, क्या उसे सन दिखाई देगा? नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होगी? बिल्कुल बेंडिंग होगी। तो हमें तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ से आता अपीयर होता है? जहां से रे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हो। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है? बिल्कुल देखो कर्व शेप में जा रही है लाइट तो। ठीक है, तो हमें तो एस पॉइंट विजिबल ही नहीं होगा। हमें कहाँ से विजिबल होगा? देखो जब इस रे को बिल्कुल स्ट्रेट लेके देखेंगे। ठीक है, पर पोजीशन तो सन की कहाँ थी? एस, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू बी एट एस डैश। तो इस ऑब्जर्वर के लिए अगर देखें पोजीशन ऑफ एस इज बिलो द हॉरिजन तो हमें तो विजिबल होना नहीं चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट इज एट द पोजीशन एस डैश, तो हमें पहले ही दिखाई देने लग गया। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक्चुअल सनराइज से पहले ही हमें सन दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, ये इफेक्ट है बेटा रिफ्रैक्शन का सनराइज और सनसेट पे। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर सनसेट बिकॉज ऑफ atmospheric refraction of light. Density of air is higher near the surface और density with the height क्या होती जाएगी बेटा? डिक्रीज होती जाएगी। As position of sun just below the surface of earth, जब हॉरिजन के बिलो होगी बेटा तो इट विल नॉट बी विजिबल टू अस, तो एस पोजीशन पे सन हमें विजिबल नहीं होगा। जब रे सन से ट्रेवल होती आएंगी रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो हर रिफ्रैक्शन पे लाइट क्या होगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो प्रोड्यूस करने पे बैक रे को अगर बैक प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ से अपीयर होगी? हमें एस डैश पॉइंट से होगी। सो द सन अपीयर अबव द हॉरिजन, अगर अबव द हॉरिजन है तो हमें दिखाई देने लग जाएगा। So sun appears to rise a few minutes before the actual sunrise. ठीक है, यही सनसेट के भी साथ होता है। ठीक है, तो हमें सनसेट हो जाता है बट फिर भी हमें कुछ मिनट्स तक फिर भी दिखाई देता रहता है। और एक्चुअल डिफरेंस टाइम का अगर देखें कितना है बेटा? 2 मिनट इन ईच। 2 मिनट पहले सनराइज होता है और 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। ठीक है, तो दिन में पूरे दिन में कितने मिनट का फर्क हो गया बेटा? इट इज 4 मिनट। क्लियर? और ये सारा कुछ किसके कारण है? इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इस लेक्चर में बेसिकली क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देता है? जहां से हमें स्ट्रेट रे आती हुई दिखाई देती है। बेटा ये याद रखना है, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में भी यूज होएगा। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमने देखा कि डेप्थ ऑफ द टैंक इज डिफरेंट एंड देयर इज डिफरेंस इन एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट। So that all was the topic. Thank you so much.